हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जुड़ जाइए, आज का सेशन बहुत ही शानदार है। अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और बेहतर मार्क्स चाहते हैं हिंदी में, तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज ऐसे कुछ प्रश्नों के सेट्स जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखिए। हो गया है शुरू, हो गया है सिलसिला स्टार्ट अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। बहुत हुआ ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होते रहेगा, साथ साथ सब्जेक्टिव भी। और भी कई सारी कैटेगरी हमने कैटेगराइज किया है, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और हमारा हर वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के क्लास बहुत ही खास है और बहुत ही शानदार है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेन पेपर हो तो नोट भी कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, भाई बहनों सभी कोई मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे एकदम। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। यह सवाल पिछले कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग नोट करके रख लेना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह एक बात करने की कला है। नाम ही है इसका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, और आर्ट मतलब कला, और ऑफ मतलब का की। तो बात करने की जो कला है वो क्या है, और ये आप जानते हैं बातचीत चैप्टर से लिया गया है। बातचीत चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। मैं क्या बताया? बातचीत करने की कला, उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला है। ये जो कला है, अच्छा से अच्छे तरीके से, उत्तम तरीके से बातचीत करने की कला ही बात करने की कला कही जाती है। सामने वाला सुनने वाला, सामने वाला जो है सुनने वाला, वो सुनकर प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्ल हो उठता है, वो उसी को कहा जाता है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। यह कृत्रिम अकृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है। यह कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। देखिए, स्पीच और लेख से बिल्कुल अलग। भाषण के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, कुछ चीजें ऐसे ही बनावटी तरीके से हो जाता है। मंच पर जाना, मंच पर विराजमान सभी लोगों को आदर सूचक शब्दों से संबोधन करना, सामने बैठे हुए श्रोता लोगों को संबोधन करना। लेकिन बातचीत में ये सब कुछ नहीं है। बातचीत स्पीच से बिल्कुल ही अलग है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बेहतर तरीके से पाया जाता है। वो बड़ा ही अच्छे से, मतलब प्रसंग के माध्यम से किसी बात को छेड़ जाते हैं कि सामने वाला सुनकर प्रफुल्ल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। तो यूरोप के लोगों में ये बेहतर पाया जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित, आपने अगर संपूर्ण क्रांति भाषण सुना, चैप्टर पढ़ा, तो आपको इसमें पता होगा कि भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है चुनाव का खर्चा। चुनाव का खर्चा जिस इस तरीके से किया जाता है कि अगर चाहे कि कोई गरीब उम्मीदवार खड़ा करके उसको प्रतिनिधि बनाया जाए, तो ऐसा संभव अभी की स्थिति में नहीं था, नहीं है। उस समय भी नहीं था, अब तो बहुत है। उस समय बिल्कुल नहीं था। तो उसी परिस्थिति में कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की जड़ यहां की राजनीति में छिपी हुई है। यहां की राजनीति में छिपी हुई है। चुनाव में कई सारे खर्चे, जो रुपए है ना, खर्च करके राजनेता चुनाव लड़ते हैं। ब्लैक मार्केटियर, अनअकाउंटेड मनी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए, सरकारी खर्च भी कम नहीं होता है। चुनाव पद्धति में भी परिवर्तन जरूरी है। बेईमान, गुंडे और भ्रष्टाचारी चुनाव न लड़ सके, ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहिए चुनाव आयोग को, ये बात कहते हैं। और उसके लिए वो बहुत प्रयास किए, चुनाव पद्धति में सुधार लाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं। वो उसके आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं। अब देखिए, ब्लैक मार्केटियर, अनअकाउंटेड मनी जो होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा। आपके पास पैसा नहीं है, गरीब उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई ये उम्मीदवार अच्छा है, ये जीतेगा तो मतलब अच्छा कुछ कर सकता है। पर सवाल ये है कि ये जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, इतने पैसे खर्चा कर देते हैं, चुनाव में लगेंगे पैसा बांटने रात रात में लोगों को, तो फिर
इस तरीके से, मतलब ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जड़ यही है, ये आप पढ़े भी हैं। अगला सवाल आता है कि दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। नोट कर लेना साथियों, क्योंकि ये सब जो सवाल हम करा रहे हैं ना, बहुत हिसाब किताब से, हिसाब किताब कहने का मतलब कि बहुत तरीके से ये हमने बैठ के देखा है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उतना अनुभव तो अब हो ही गया है कि भाई सीधे सीधे है। दिनकर जी का निधन, तो दिनकर जी का निधन देखिए, जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए, उसी रात को रामनाथ गोयनका जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनके घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा उनको, 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, वेलिंगटन नर्सिंग होम, वहां पहुंचा दिया गया। लेकिन वहां दवा दारू का पूरा इंतजाम था, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। तारीख थी 24 अप्रैल 1974। तो दिल का दौरा पड़ने पर उनका मतलब निधन हुआ। कहां और किन परिस्थितियों में, तो परिस्थिति आप समझ ही गए, कहां हुआ था, वेलिंगटन नर्सिंग होम में। ओके, तो ये आप समझ गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अगला सवाल है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। महात्मा बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। देखिए, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था कि नारियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखो, उन्होंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। नारियां जो इस धर्म में प्रविष्ट हो गई हैं, तो अब जो 5000 वर्ष चलने वाला था वो 500 वर्ष ही चलने वाला है। ये लगता है पूरा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़िएगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया हूं। यहां सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जो कि पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को पैरों में कांटे चुभते रहते हैं, इसी वजह से वो हो जाती है। कांटा पैर में यदि नहीं निकाला, पैर से यदि ना निकाला जाए तो पैर में जख्म हो जाता है, मवाद भर जाता है। उसका इलाज है पैर कटवाना। अगर मवाद पूरा भर जाए, पूरा इंफेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, तो भाई जहां से हुआ है उस भाग को काटना पड़ जाता है। कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। इसी प्रकार की बीमारी को गैंग्रीन कहते हैं। अगे जी के द्वारा रचित रोज चैप्टर के अंदर इस बात का चर्चा है साथियों। ओके, अगला देखते हैं, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि यार पंजाब सरकार को पता नहीं हो क्या गया है, पंजाब की सरकार इस तरीके से शिक्षा मंत्रालय में कुछ वही चीज, स्कूल कॉलेजेस में वही चीज कि यहाँ के विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखें, उनको राजनीतिक मुद्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। भाई ऐसे कैसे हो सकता। युवाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, एक विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके देश में क्या चल रहा है। सिर्फ अर्थशास्त्र, भूगोल, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब का ज्ञान होने से सिर्फ नहीं चलने वाला है। आपके देश में क्या चल रहा है ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और भगत सिंह कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर युवा को तैयार रहना पड़ेगा मजबूती से कि जब जरूरत पड़े तो हम उस आंदोलन में भाग लें। क्रांति जब हो रही हो देश में, या फिर क्रांति लाएं, तो अपने को भारत माता या अपने देश के प्रति मर मिट जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। उनकी ये अपेक्षाएं हैं। देखिए, भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की पवित्र स्मृति है। सही बात है, वे पढ़ने वाले नौजवानों यानी कि विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि वे केवल पढ़े ही नहीं, पढ़ाई तो करो, लेकिन देखो समझदारी भी पैदा करो। देश गुलाम है, इस गुलामी से उन्हें ही मुक्त कराना है। उस वक्त देश गुलाम था और देश को गुलामी से मुक्त कराना था, और आप केवल ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। इसके लिए उन्हें राजनीति का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है, प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से देश की आजादी का रास्ता प्रशस्त होगा और आगे देश का नेतृत्व भी तो नौजवानों को ही करना होगा। कोई भी देश तब आजाद होता है या तब आगे बढ़ता है जब उस देश के युवा विद्यार्थी राजनीति में भाग लेते हैं, चीजों को समझते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी उनके कंधे पर होती है। जो परिवार की जिम्मेवारी में बेड़ियों में जकड़ चुका है, वो जब जब जरूरत पड़े तब तब नहीं आ सकता देश की लड़ने, देश की आजादी के लिए। इसलिए युवाओं को, विद्यार्थियों को, आप सभी को भी, छात्रों, आपको भी ये चीज चाहिए कि
आप अगर भगत सिंह को आदर्श मानते हैं तो उनकी बातों को जरूर मानिए। और वैसे भी आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की राजनीति यहां चल रही है, किस प्रकार से नेता लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, किस प्रकार से जनता पीड़ित हो रही है, क्या चल रहा है हमारे देश में, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब आप सोचोगे कि ये हम क्यों सोचने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे फिर कैसे, ये तो फिर कह के कायरता वाली बात हो गई ना। यार कोई नहीं, क्वेश्चन आंसर तो आपके सामने है। बाकी भक्ति ये होना चाहिए। देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। बिल्कुल सही बात है भाई, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बड़े शानदार। भगत सिंह कभी भी मतलब कुछ समय तक तो उन्होंने मजाक मजाक में ऐसा बोल रहे हैं, मतलब किताब में तो ऐसा है कि वो मजाक मजाक में ऐसा बोल रहे थे कभी कभी कि भाई आत्महत्या सही भी है कुछ कुछ परिस्थितियों में। तो सुखदेव उस विचार को काट देते थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बदली कि अब भगत सिंह स्वयं आत्महत्या को कायरता मानते हैं। और सुखदेव जब इस विचार पे आए हैं तो उसको पत्र के माध्यम से लिख करके ये समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं सुखदेव भाई ये बिल्कुल गलत है, ये आप शरीर छुड़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, और ये कायर लोग करते हैं, ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, घृणित अपराध है ये। देखिए एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के द्वारा रचित है। सरदार भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारी वीर थे। वे कहते हैं कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा गया है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, उस समय हम जैसे छोटे मोटे लोगों का अगर बात आ जाए यार, तो उस समय अगर मिली हुई फांसी, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, हंस खेल के, क्या मतलब गजब का है भाई। आप पढ़ो, एक लेख और एक पत्र जरूर पढ़ना, पूरा वीडियो, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जब देश की सेवा की जाए और देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, उस परिस्थितियों में देश की सेवा के बदले अगर हमें फांसी दी जाती है, सजा सुनाकर फांसी दी जाती है, तो हम उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, और यह सुंदर मृत्यु है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य के पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह मानते हैं कि उनकी मृत्यु देश की स्वतंत्रता के लिए उचित है। और हाँ, आत्महत्या तो कायरता ही है। वो कायर लोग होते हैं जो आत्महत्या करके अपनी जिम्मेवारियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि पुंडलिक जी कौन थे। ओ सदा निरा चैप्टर के अंदर बताया गया है, मैं आपको बताया हूं। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे बच्चों। पुंडलिक जी क्या थे? एक शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। वे भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करते थे। पुंडलिक जी का व्यक्तित्व तेजस्वी था, शरीर बलिष्ठ था और आवाज दबंग थी उनकी। एमन था ना, अंग्रेज एमन था, बड़ा शासन चलाता था। ऐसा रूल था कि भाई जो वो किसी के दरबार जाता था ना, तो घर के मालिक को घोड़े की लगाम पकड़ना पड़ता था। पुंडलिक जी के यहाँ गए थे, पुंडलिक जी बच्चों को पढ़ा रहे थे आश्रम के अंदर, नहीं हिले। पुंडलिक जी बोला खुद उतर के आना पड़ेगा, अपन जाने वाला नहीं है। साहसी बंदा थे पुंडलिक जी, कमाल के शिक्षक। तो गांधी जी भाई उनको बेलगांव से वहीं पे आए थे कि भितिहरवा का जो आश्रम है आप देखेंगे, और यहाँ के लोग अंग्रेजों से डरे हुए हैं, आप उनमें साहस भरेंगे। पुंडलिक जी यही काम करते थे भैया। चलो ठीक है। अगला सवाल है कि रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। देखो किताब जो था मतलब पढ़ने के लिए उनके पिताजी दिए थे। बचपन की कुछ किस्से सुना रहे थे इसमें अज्ञे जी। कह रहे हैं कि जब पेपर मतलब ऐसा सिचुएशन था कि महेश्वर जो है आम लेकर के आए थे और वो पेपर में लपेटे हुए थे, ला करके रख दिए थे। शाम के वक्त मालती से कहते हैं कि मालती देखो कुछ आम लाए थे, उसको भी धो लेना। वो जाती है उसको धोने के लिए, तो देखती है कि भाई वो पेपर में लपेटे हुए था। तो वो पेपर शाम का समय था, संजवत गदबेर कह सकते हैं, गोधुली का समय, और वो पढ़ते पढ़ते जा रही थी, खूब पढ़ रही थी बड़े ध्यान से। लेखक देखते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं, कहते हैं मालती पेपर के पन्ने पन्ने को, टुकड़े को पढ़ने के लिए इतनी तरसती है, मालती कैसे इतना बदल गई। ये वही मालती है
जो अपने पढ़ाई के दिनों में क्या करती थी, जब इसके पिताजी बोलते थे कि पढ़ाई करो नहीं पढ़ती थी। वो प्रतिदिन किताब के कहते थे 10 पन्ने 20 पन्ने याद किया करो, फिर हम सप्ताह बाद पूछेंगे, सप्ताह के अंतिम दिनों में पूछेंगे। वो प्रतिदिन फाड़ दिया करती थी पेजों को। देखो, अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए उनको दिया था और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन पढ़ाई नहीं करती थी। वो प्रतिदिन ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। तो जितना क्वेश्चन है उतना आंसर की रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था, तो किताब के पन्ने को वो फाड़ देती थी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैं ऐसा सीरीज लेकर के आऊंगा, सारा क्वेश्चन आप एक नोट बुक बना लेना, उसका एक फेयर कॉपी तैयार कर लेना। एग्जाम टाइम में सारे क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, ये लिख लीजिएगा, ये वादा गारंटीड है। थैंक यू सो मच बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। नमस्कार आप सभी को, प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगला वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताना। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया बच्चों। ऐसे कई सारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, नमस्कार।